मेन स्ट्रीम मीडिया अन्ना हजारे का जो एजिटेशन था उसको जबरदस्त, एजिटेशन तो मैं नहीं कहूंगा उसको, कैंपेन, उसको जबरदस्त कवरेज दे रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया। और सरकार उस समय किसकी थी? मनमोहन सिंह की थी। और यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी जी की। लेकिन आप एक चीज के बारे में तब नहीं बोल सकते थे उस समय भी, और वो था अपर कास्ट डोमिनेशन। ये चीज उस समय भी थी नॉर्थ इंडिया के जितने वो है, तो अपर कास्ट डोमिनेशन पर बोलना ज्यादा गड़बड़ मामला था, न कि मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ बोलना। लेकिन अभी क्या है कि आप सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल सकते और अपर कास्ट डोमिनेशन के खिलाफ भी नहीं बोल सकते। तो आज की तारीख में भी आप देखिए, भारत 2026 में बैठा हुआ है, 2026 का ये इंडिया है, लेकिन एक भी दलित एडिटर नहीं है हमारे पूरे हिंदी हार्टलैंड, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम जो गोदी मीडिया कहलाता है। लेकिन 90% लोग इंडियन टेलीविजन में, हिंदी चैनलों में 90% बिलो एवरेज लोग। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, खुलेआम ये बात कह रहा हूं। ऐसे लोग हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की किसी राजनीति की आलोचना कर रहे हैं तो कोई एंकर अचानक कह दे कि अरे आपको तो सोनिया गांधी जरूर राज्यसभा में भेज देंगे। ऐसे बोलने वाले लोग हैं। और वो उस समय जब बीजेपी राज में नहीं थी, इन पूरे के पूरे जितने डिस्कशन होते थे उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी पत्रकार ही नहीं है उनके लिए कोई। और जो बाहर है उनको पत्रकार ही नहीं मानते, चाहे वो जितने पढ़े लिखे हों। तो ले देकर उनको इक्का दुक्का जो लोग मिलते थे उनसे वो डिस्कशन कराते थे। लेकिन पैनल में 5 लोग बैठे हैं तो पांचों पता चला कि एक ही कम्युनिटी के हैं या एक ही वर्ण के हैं। पालिका का भारत में इतिहास बताता है कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस कभी नहीं हुआ उसके जरिए, हमेशा पॉलिटिकल रास्ते से हुआ, हमेशा पार्लियामेंट के रास्ते से हुआ या संघर्ष के रास्ते से हुआ। भारतासारख्या लोकशाहीवादी देशात आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणं हा लोकांच्या सवयीचा भाग आहे। आपल्या हक्कांचं दमन होत आहे तर तेव्हा भारतीय नागरिक शस्त्र उचलत नाहीत, ते शस्त्र जरूर उचलतात पण संविधानाने दिलेल्या आंदोलनाचं शस्त्र उचलतात। पण जेव्हा केव्हा भारतात एखादं मोठं आंदोलन उभं राहतं तेव्हा मात्र भारतातली माध्यमं ही नीट वागत नाहीत। आपण सर्वजण जाणताच की भारतीय माध्यमांचं चारित्र्य हे किती भांडवलवादी आहे आणि त्याहूनही ते किती जास्त जातीयवादी आहे। ते भारतीय माध्यमात, मग ते मेनस्ट्रीम मधले हिंदी माध्यम असोत किंवा इंग्रजी माध्यम, राष्ट्रीय असोत किंवा प्रादेशिक, इतकंच काय तर ती स्थानिक माध्यमं जरी असली तरी त्यांचं जातीयवादी आणि भांडवलवादी चारित्र्य कधीच संपत नाही। ते बरोबर वेळेला उफाळून बाहेर येतं म्हणजे येतच। म्हणजे बघा कसं आंदोलन कोण करतंय यावर ठरतं की त्या आंदोलनांना किती महत्त्व द्यायचं। कारण माध्यमांचे संपादक, त्यांचे मुख्य पत्रकार हे सगळे एकाच प्रकारचे असतात म्हणजे काय तर ते आहेतच, त्यांचा वर्ग एकच आणि त्यांची जातही एकच। आंदोलनं कव्हर करतानाही एकाच वर्गाचे हितसंबंध कसे जपले जातील याची ते खूप बारकाईनं काळजी घेतात। एकाच वर्गाचं म्हणणं योग्य नाही राहणार या ठिकाणी, या उलट आपण असं म्हणूयात की ते स्वतःच्याच वर्गाचे, स्वतःच्या जातीचे हितसंबंध पूर्णतः कसे सुरक्षित राहतील याची खूप काळजी घेतात। लोकशाहीला वाचवणारी आंदोलनं कव्हर करायला जाताना मात्र माध्यमं स्वतःचे लोकशाही वर्तन हेतू पुरस्सर मागे ठेवतात, बासनात गुंडाळून ठेवतात आणि ही रियालिटी आहे। आणि याहीपेक्षा एक महत्त्वाचं सांगू तुम्हाला, अतिशय महत्त्वाची गोष्ट, जातीयवादी माध्यमांना कंटाळून भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये स्वतंत्र माध्यमांची एक नवीन फळी तयार होत आहे, स्वतंत्र पत्रकारांची नवीन फळी तयार होत आहे। परंतु त्या स्वतंत्र माध्यमांनाही कायम तुच्छतेच्या नजरेने पाहण्याचा एक स्वभाव मेनस्ट्रीम मधल्या माध्यमकर्मींनी, संपादकांनी, पत्रकारांनी तयार करून ठेवलेला आहे। कायम या स्वतंत्र माध्यमांना आहे ना उच्चवर्णीयांकडून, उच्च जातीयांकडून ॲक्रेडिटेशन मिळालंच पाहिजे, त्याशिवाय त्यांचं कामच चालू शकणार नाही याची ते पूर्ण खबरदारी घेतात। आणि त्याचा प्रत्यय ह्या आत्ता घडून गेलेल्या आंदोलनाच्या निमित्तानेही सोशल मीडियावर वारंवार दिसून येतोय। ते लोक दलितांना कधी काम करू देत नाहीत, ना त्यांच्या पत्रकारितेत काम करू देत आणि नाही त्यांच्या ऑफिसमध्येही। आणि स्वतंत्र पत्रकारितेचा तर विषयच काढू नका। म्हणून आज आपल्या चर्चेचा विषय आहे आंदोलनादरम्यान माध्यमं अशी का वागतात, वर्गवादी आणि जातीयवादी वर्तनाचा ते इतका जोरदार पुरस्कार का करतात।
या विषयावर आज आपण चर्चा करणार आहोत आणि यासाठी राज्यसभा टीव्हीचे माजी संपादक विचारवंत उर्मिलेश सर आपल्यासोबत आहेत. उर्मिलेश सरांचं यूट्यूब चॅनलही आहे उर्मिलेश ऑफिशियल. नमस्कार दोस्तों, मी वैभव छाया. इंडी जर्नल आणि वैभव छाया टॉक्स या दोन्ही स्वतंत्र माध्यमांच्या यूट्यूब चॅनलच्या कोलॅबमधून ही चर्चा आज आम्ही आपल्या समोर सादर करत आहोत. तर विषयाच्या पुढे जाताना मी प्रथमेश पाटील यांना आवाहन करतो की त्यांनी ही चर्चा पुढे न्यावी. तर अर्थातच पुढची चर्चा हिंदीमध्ये होईल, कारण सर हिंदी भाषेतले एक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. त्यांचा एक खूप मोठा अनुभव आहे आणि हिंदी हार्टलँड ज्याला म्हणतो आपण, त्या हिंदी हार्टलँडमध्ये सरांचा खूप मोठा अनुभव राहिलेला आहे पत्रकारितेतला. तो सर, आपका स्वागत है इस चर्चा में उर्मिलेश सर. और आप हमेशा से आप एक हमारे सपोर्ट में रहे, हमारा एक अच्छा एसोसिएशन रहा है आपके साथ. तो सर, हम पैरेलल मीडिया में हम तीनों भी हम पैरेलल मीडिया के स्पेस में ऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत में ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी हो या दिल्ली में एक विद्यार्थी आंदोलन के लेवल पर जो आंदोलन हुआ, उसको देखने के कौन से तरीके या कौन से कैटेगरीज बन गए, ऐसा लगता है आपको? यानी एक मेन स्ट्रीम का नजरिया था, एक मतलब उसमें प्रिंट आया, उसमें टेलीविजन आया, दूसरा था एक बहुत ही जिसको मराठी में कहते हैं उत्स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस, वो था लोगों के खुद के कैमराज और मोबाइल्स जो थे, इंस्टाग्राम अकाउंट्स थे या इन्फ्लुएंसर थे, वो एक था. और तीसरा जो था वो हमारे जैसे पैरेलल पत्रकारों का था, पैरेलल मीडिया का था. तो ये पर्सपेक्टिव आपको कैसे इवॉल्व होते हुए दिखे इस दौरान? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. देखिए, कितने तरह के पर्सपेक्टिव थे या कितने तरह के विचार थे, ये नंबरिंग हम धीरे धीरे करते रहेंगे, लेकिन हम आपको कुछ मोटा मोटी बताते हैं. शायद 3-4 कैटेगरीज निकल आए इस तरह की, देखने का जो नजरिया था, कैसे इवॉल्व हुआ बीच बीच में. देखिए, जो शुरू में जब ये अभिजीत डिपके ने, शुरुआत कैसे होती है, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय सूर्यकांत जी ने एक बयान दिया, और वो जो वक्तव्य निकला अदालत से, उसमें उन्होंने जो हमारे देश के नौजवान हैं और बहुत सारे और जो इस उम्र के लोग हैं, तो उनके बारे में एक कमेंट किया. अब वो बार बार सफाई देते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो उन लोगों के बारे में कहा जो लॉ डिग्री भी जिनकी ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, क्लेरिफिकेशन देते रहते हैं. लेकिन दरअसल लोगों ने यही समझा कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, और जो कोई बात कह देते हैं बड़े लोगों को, तो वो बात चुभ जाती है. तो उसके गुस्से में उन्होंने ये बात कही कि भाई कॉकरोच कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, कीड़े मकोड़े, इस तरह की बात जो आ गई मुंह से उनके. तो इस पर उन्होंने एक मीम तैयार किया, और वो बड़ा ही दिलचस्प था. किसी ने अंदाज नहीं लगाया होगा उस समय अपने देश में कि एक ये मीम जो है कहाँ तक जाएगा, इसकी इसकी पहुंच कहाँ होगी. और वो पूरे दुनिया भर में उसको देखा गया, उस पर कमेंट किया गया, और अपने देश में लोगों ने बाकायदे उसका एक स्केच बनाकर, बड़े बड़े उसको पोस्टर बना करके, और उस तरह का, जैसे अपने गांव में होता है, खेत में लोग भिजुका खड़ा कर देते हैं ताकि कोई पशु पक्षी या कोई भी वो फसल को नुकसान न पहुंचाए, इस तरह के बड़े बड़े वो लगाए गए उसका तस्वीर. तो ये बहुत पॉपुलराइज कर दिया गया, इतना पॉपुलराइज किया गया कि गांव में, मैं जिस गांव में पैदा हुआ, वहां से लोगों ने उसी दौरान कहना शुरू कर दिया कि ये तो कॉकरोच है, ये तो कॉकरोच है. कॉकरोच का चेहरा लगा लिया लोगों ने. अब देखिए, गांव में ये अभिजीत का ये तो क्रिएटिविटी मानना पड़ेगा कि उसने ये मीम जैसा जो एक वो है, शैली है, इसको इसको गांव तक पहुंचा दिया. आप महानगर की बात छोड़िए, ये इंडिया हैबिटेट सेंटर या और किसी बड़े जगह नहीं, बल्कि गांव-गांव में इसकी चर्चा होने लगी. तो जब ये चर्चा हुई तो उस समय लोगों को लगा कि ये सोशल मीडिया पर एक मजाक है, एक प्रहसन है, एक सटायर है, बात आई गई हो गई. लेकिन अचानक पता चला कि नहीं, ही इज वेरी सीरियस एंड ही इज कमिंग टू इंडिया. अब उसको लेकर भी बहुत सारा एक पर्सपेक्टिव उभरा कि क्या इसके पीछे कोई है. अच्छा, अपने देश में एक शंका या एक क्या कहेंगे उसको,
एक एक सवाल भी उठता रहता है कि कई, क्योंकि अपने देश में ऐसा होता है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां नई नई बनती रहती हैं। अच्छा, उन्हीं दिनों राहुल गांधी भी कांग्रेस में जो उसके नेता हैं, वो एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे, घूम घूम करके वो भाषण दे रहे थे। वो नीट का जो मामला था और जो बहुत सारे इश्यूज थे, उस पर वो कैंपेन उनका चल रहा था, ये बात सही है। तो लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं कि डिसरप्ट करने के लिए ये कोई कर रहा है। तो वो आए, यहाँ आए तो उस समय ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी जिससे कि एक उन पर भी सवाल उठा, सब एक शंका पैदा हुई, क्योंकि उन्होंने परमिशन पुलिस की नहीं मांगी और पुलिस जो है पहुंच गई एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट उसने कहा आप कुछ मत कीजिए, ये रही आपकी परमिशन। उन्होंने कहा हम सीधे जाएंगे थाने, और थाने से हम परमिशन मांगेंगे। हम 4 दिन 5 दिन पहले भारत में जैसा होता है 10 दिन पहले परमिशन मांगते हैं, तब शिवाजी पार्क में या रामलीला मैदान में दिल्ली के हम रैली कर पाते हैं। लेकिन अभिजीत ने कहा बोस्टन से कि बोस्टन से हम जाएंगे सीधे हम पुलिस हेडक्वार्टर, और फिर वहां, तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या सोच रहा है लड़का, इतने कम उम्र का है, आखिर ये मामला क्या है। वहां देखा गया कि बड़े बड़े पुलिस अफसर उसके खैर मकदम में थे, और उन्होंने बकायदे उसको दे दिया कि लीजिए साहब आप जाइए अपने। अच्छा, अपने देश में जो जंतर मंतर है उस पर जल्दी परमिशन नहीं मिलता। इंडिया के वे पहलवान जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लिया, सिल्वर मेडल लिया, उनको नहीं मिला, कई बार उनको हटा करके फेंक दिया गया। तो कुछ अजीब सा लगा कि ये क्या मामला है, तो भी एक पर्सपेक्टिव उभरा। लेकिन चीजें कई बार, जो चीजों की जो गति है वो बदलती रहती है। कई बार उन आप सोचते कुछ है, कोई और भी सोचता कुछ है जो उन चीजों को संचालित करता है, और कई बार वो चीजें बदल जाती हैं, कई बार उसी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। आई मीन ये कोई नहीं जानता इस गति के सिद्धांत को कि चीजें बदलती कैसे हैं और क्यों बदलती हैं। और अगर जानता भी है तो बहुत दिलचस्प वो जानकारियां होती हैं जो बाद में आती हैं सामने। तो बहरहाल वो बोस्टन से आ गए। जिस दिन वो पहले दिन जंतर मंतर में आए, जंतर मंतर में मैं भी वहां पहुंच गया मैदान में देखने के लिए। तो बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक थी। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ नहीं थी जो माना जाए कि कोई बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। फिर वो कई शहरों में गए, अपने अपने घर गए। पुणे, पुणे के बाद वो सॉरी औरंगाबाद, फिर इसके बाद वो पुणे या मुंबई या जहां जहां कर उनको जाना था, लखनऊ भी गए, इलाहाबाद भी गए, शायद जिन जिन शहरों में उनको जाना था वो गए। इसके बाद फिर अचानक एक दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम बैठेंगे। फिर भी उनको सरकार ने कोई नहीं रोका, बिल्कुल नहीं रोका, और वो एकदम मंच वंच बन गया और काफी अच्छी व्यवस्था ठीक ठाक हो गई वगैरह। इसी बीच में आम आदमी पार्टी के साथ, चूंकि उनका एसोसिएशन था पहले, एक जमाने में वो आम आदमी पार्टी में रह चुके थे, और फिर बाद के दिनों में जब सरकार बनी तो भी वो मनीष सिसोदिया के ओएसडी टाइप थे, यानी एक वहां उनके यहाँ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सोशल मीडिया वगैरह देखते थे। तो आम आदमी पार्टी के भी लोग इन्वॉल्व थोड़े से दिखे, बहुत प्रोमिनेंट चेहरे नहीं, लेकिन थे ऐसा। तो पार्टी और बीच में थोड़ा सा, अच्छा, कुछ बयान भी उन्होंने इक्का दुक्का ऐसा दे दिया था जिसमें कि राहुल गांधी पर कुछ कटाक्ष थे या कुछ आलोचना थी। तो एक वो, लेकिन धीरे धीरे ये वहां पर इवॉल्व होता गया, जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है। और घटनाएं कुछ ऐसी घटने लगी कि पूछिए मत। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उनको आमतौर पे तवज्जो नहीं दे रहा था। तो एक ये बात चली कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया अन्ना हजारे का जो एजिटेशन था उसको जबरदस्त, एजिटेशन तो मैं नहीं कहूंगा, उसको कैंपेन, उसको जबरदस्त कवरेज दे रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया। और सरकार उस समय किसकी थी? मनमोहन सिंह की थी। और यहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी जी की। और जो आदमी आया है बाहर से और जो एक एजिटेशन शुरू कर रहा है एक मुद्दे पर, तो इसको बिल्कुल तवज्जो नहीं मिल रही है। तवज्जो नहीं मिल रही है, इसका मतलब अपोजिशन कैंप है, ऐसा महसूस हुआ लोगों को। इस पर भी काफी कुछ छपने लगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, सोशल मीडिया पर काफी आने लगा। और सोशल मीडिया ने ही बिल्ड, एक तरह से यूं कहा जाए कि बिल्टअप जो होता है ना, उनको एक खड़ा किया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्यों? मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस समय तवज्जो नहीं दी। इक्का दुक्का जब बहुत बड़ी बात सोशल मीडिया में आ जाती थी तो कभी किसी चैनलों पर चर्चा हो जाती थी, लेकिन बहुत बड़ी चर्चा नहीं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए डे वन से, तो इस पूरे के पूरे अभियान को सोशल मीडिया के लोगों ने
तवज्जो दी। तो अब आप देखिए, एक तो ये कि सोशल मीडिया ने ही इनको सबसे पहले समझा कि ये इसमें जो बात है, क्योंकि क्योंकि ये भी सोशल मीडिया के ही थ्रू आए थे लोगों के पास, हाँ? इंटरनेट बेस्ड जो प्लेटफ़ॉर्म्स थे उसी के थ्रू, तो उसी प्लेटफ़ॉर्म ने इनको भी समझा और इनको फिर आगे बढ़ाया। हर दिन की रिपोर्ट करने लगे और कुछ लड़के ऐसे जो कि यूट्यूबर हैं, आई मीन बहुत रेगुलर प्रोग्राम करने वाले, और वीडियो 3-3 4-4 वीडियो डालते हैं डेली। तो वो खूब उनको लगा कि ये एक जगह है जहाँ से हमको व्यूज़ काफ़ी मिल सकते हैं। तो उन्होंने करना शुरू किया। फिर इसके बाद जो सीरियस यूट्यूबर्स हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं लेकिन यूट्यूब पर भी हैं। तो क्योंकि उनके पास कोई अखबार नहीं है, उनके पास कोई टेलीविज़न चैनल नहीं है। फिर उन्होंने भी उनको करना शुरू किया। लेकिन शुरुआत की उन लोगों ने जो जिन्होंने जीवन ही अपना यूट्यूब से शुरू किया है, क्योंकि उनको नौकरियाँ नहीं मिली। ऑलरेडी नौकरियों में जो महत्वपूर्ण लोग थे वो ऑक्युपाई किए हुए थे। महत्वपूर्ण मतलब जो सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने देश में जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, खासकर नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, हिंदी हार्टलैंड की, तो कमोबेश टेलीविज़न चैनलों में जो सत्ता पक्षी लोग हैं, हमारे देश की जो सत्ता है उसके जो पक्ष में लोग हैं, वही लोग हैं और दूसरा कोई पक्ष रह ही नहीं सकता। जैसे कांग्रेस रिजीम के समय था कि अलग-अलग पक्ष के लोग होते थे, कभी-कभी। ज़्यादा नहीं, मतलब ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ एक साथ, लेकिन एक चीज़ थी कि आप कांग्रेस के खिलाफ खूब बोल सकते थे, कांग्रेस रिजीम में। सरकार में रहते हुए आप सरकार के खिलाफ खूब बोल सकते थे और आपको टेलीविज़न चैनल का मालिक ये नहीं कहेगा इसको बाहर कर दो, हैं? लेकिन आप एक चीज़ के बारे में तब नहीं बोल सकते थे उस समय भी, और वो था अपर कास्ट डोमिनेशन। राइट। ये चीज़ उस समय भी थी नॉर्थ इंडिया के जितने वो हैं। तो अपर कास्ट डोमिनेशन पर बोलना ज़्यादा गड़बड़ मामला था, न कि मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ बोलना। राइट। लेकिन अभी क्या है कि आप सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल सकते और अपर कास्ट डोमिनेशन के खिलाफ भी नहीं बोल सकते। इसका मतलब नहीं कि मैं अपर कास्ट के खिलाफ हूँ, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपर कास्ट में बहुत अच्छे भी लोग हैं और आप इसी एजिटेशन में देख लीजिए, अपर कास्ट और हर कास्ट के लोग इसमें थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज कि इंडियन सोसाइटी की जो एक विशिष्टता है वो रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे देश के मीडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश के मीडिया में, कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो केवल सत्ता पक्ष ही नहीं है, वो वर्णवादी भी है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि गोदी मीडिया है, इट्स नॉट गोदी मीडिया ओनली। राइट। इसीलिए मैं टेलीविजन चैनलों को बार बार कहता हूं अपने देश के कि वे गोदी तो है ही है, लेकिन वो टीवी पुरम है। मैं टीवी राइट। पुरम शब्द इस्तेमाल करता हूं टेलीविजन चैनलों के लिए। अब टीवी पुरम हाँ। थोड़ा सा आपको बोध आता है किसी खास सांस्कृतिक सोच का। और बिल्कुल। आप मेनस्ट्रीम मीडिया में देख लीजिए, अंग्रेजी जो मीडिया भारत का है, जो दिल्ली से प्रकाशित बड़े अखबार हैं या डेक्कन हेराल्ड जैसे दक्षिण से प्रकाशित अखबार हैं, हिंदू जैसे बड़े अखबार हैं, तो आप पाएंगे कि वहां कास्ट और क्लास अलग अलग हैं वहां भी। और दलित कम्युनिटी के लड़के बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं, ओबीसी के भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, लेकिन वो ज्यादा संजीदा हैं, वो ज्यादा समझदार हैं। वो अगर मिलता है कोई अच्छा तो रख भी लेते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कवरेज ठीक ठाक हो। अंग्रेजी प्रेस के किस बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो हिंदी का प्रेस है वो इसके बिल्कुल उलट है। वो इसके ये उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आप इस तरह का कवरेज करें जो जो वर्ण वर्चस्व को चुनौती देता हो, या जो दलित या आदिवासी या इस तरह की कहानियां गाता हो। जबकि एक जमाने में था भारत में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था। जो मैगजीन्स निकलती थी, अखबार निकलते थे, उसमें उत्पीड़न पर लिखा जाता था, काफी बोला जाता था। लेकिन हाल के 12 सालों में ये बिल्कुल खत्म हो गया और उसकी वजह एक यह है कि सत्ता भी यही चाहती है और जो लोग मीडिया चला रहे हैं वो भी उसी तरह का बन गए हैं, क्योंकि वो उसी क्लास उसी कास्ट से आ रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद मेन स्ट्रीम मीडिया। एज फार एज द सोशल मीडिया इज कंसर्न, सोशल मीडिया में वे तमाम बहिष्कृत लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ सकते। उसमें अपर कास्ट लोग भी है और उसमें उत्पीड़ित वंचित समाज के भी लोग हैं। तो ये सब लोग मिल करके अलग से काम कर रहे हैं और वो बहुत सक्सेसफुल वेंचर चला रहे हैं। दलित कम्युनिटी के भी लड़के, कुछ ओबीसी कम्युनिटी के भी लड़के। ये है सर, हमने ऑक्सफैम और न्यूज लॉन्ड्री का रिपोर्ट जो है कुछ सालों पहले, 2-3 सालों पहले उन्होंने रिपोर्ट लाई थी शायद, कि जो इंडिया का मीडिया है, टोटल मीडिया है, और उसमें जो डिसाइसिव पोजीशंस है, मतलब एडिटोरियल पोजीशंस है या फिर जहां पर डिसीजन मेकिंग का सवाल आता है, वहां पर 94%
94% लोग सवर्ण है या अति उच्च जो वर्णीय है वो है, और एक भी एसटी वर्ग से व्यक्ति नहीं है उस कास्ट में, एसटी से एक भी नहीं, और कुछ गिने चुने एससी एडिटोरियल पोजीशन वाले लोग हैं। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो जब आप इस ऐसे आंदोलन कवर करते हैं या ऐसे आंदोलनों को मीडिया के तौर पर देखते हैं, तो उसका परिणाम क्या दिखाई पड़ता है आपके कवरेज में, आपकी भाषा में, या फिर आपका जो क्लास इंटरेस्ट है, ये वर्ड ज्यादा यूज नहीं होता क्लास इंटरेस्ट का, तो वो क्या दिखाई देता है, वो रिफ्लेक्ट कैसे होता है आपके कवरेज में? आपके मतलब इस क्षेत्र के ना, इस क्षेत्र ओवरऑल मीडिया कवरेज, मीडिया का जो कवरेज है, क्योंकि देखिए इसीलिए मैंने कहा कि अंग्रेजी का जो प्रेस है, अब दोनों का मैं थोड़ा बता दूं कि अंग्रेजी का जो प्रेस है, खासकर प्रिंट मीडिया, जिसको मैं कह रहा हूं कि जिसमें संजीदा लोग जहां जहां है, अब जैसे टेलीग्राफ नाम का अखबार है जो कोलकाता से निकलता है, उसको आप देख लीजिए, आप हिंदू को देख लीजिए, डेक्कन हेराल्ड को देख लीजिए, ट्रिब्यून एक पंजाब का अखबार है, पंजाब के अलावा और भी जगहों से दिल्ली में भी एडिशन है। तो ये अपेक्षाकृत इसलिए बेहतर अखबार हैं कि इसके जो एडिटर्स हैं या इसमें जो ऊपर बैठे पदों पर लोग हैं वो अपेक्षाकृत लिबरल्स हैं। दे आर आल्सो अपर कास्ट, अपर क्लास, बट दे आर लिबरल्स। और उनके यहाँ अगर गुंजाइश बनती है तो वो कुछ ऐसे लोगों को भी अपॉइंट करते हैं जो बैकवर्ड कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी के मिल जाए, तो उनको कोई वो नहीं है। लेकिन चूंकि अपने देश में दलित और ओबीसी कम्युनिटी के लोग जर्नलिस्ट बहुत कम होते हैं, क्योंकि बनाया ही कम जाता है, उनको पढ़ाई लिखाई में भी दिलचस्पी नहीं होती है कि वो पढ़कर करेंगे क्या, यूट्यूबर बनेंगे, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में रखेगा नहीं जहाँ अच्छी नौकरी हो, और हर यूट्यूबर तो 1 लाख 2 लाख रुपया कमा नहीं सकता महीने, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए वो सोच रहा है कि जूनियर इंजीनियर बन जाए या ड्राइवर बन जाए रेलवे में या किसी ऑफिशियल किसी उसमें, तो अच्छा बात है। ये कहानी है। तो उसमें क्या है कि ये इन अखबारों को छोड़कर आप अगर हिंदी हार्टलैंड के जितने मेन स्ट्रीम डेली अखबार हैं वहां अगर जाएंगे तो वहां 94 की बात छोड़ दीजिए, 99% लोग आपको अपर कास्ट के मिलेंगे। जो एक बार 2006 में सर्वेक्षण कराया गया था वो सर्वेक्षण गलत था, जो योगेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुआ था, क्योंकि उस सर्वे का एक तरह से उस सर्वे की, अब आपको मैं डिस्क्लोज कर दूं, हालांकि ये ओपनली नहीं कहा गया है, लेकिन वो जो सर्वे किया गया था उसका विचार को इनिशिएट करने वाला व्यक्ति हम ही जैसे लोग थे। लेकिन हम चूंकि एक मेन स्ट्रीम बड़े अखबार में जॉब करते थे, इसलिए हमने अपने को एक्सपोज नहीं किया कि हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो योगेंद्र जी को हम लोगों ने आगे किया कि आप चूंकि एक बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं तो आप इसकी अध्यक्षता कीजिए, आप इसको कोऑर्डिनेट कीजिए। आई वाज इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। तो उसमें बल्कि मैंने कहा भी कि ये आंकड़ा सही नहीं लग रहा है, 6 अखबारों का लिया गया था, दिल्ली के 6 मेन स्ट्रीम, तो संभवतः जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो उसमें जो आप हिंदी के अखबारों को अगर आप ले लीजिए और अंग्रेजी के भी ले लीजिए, तो आप जो संख्या उसमें दी गई थी वो कि इतने परसेंट इतने हैं, इतने परसेंट है, दलित आदिवासी ओबीसी बिल्कुल नहीं उस समय भी थे। लेकिन आपको बताऊं कि बाद के जो सर्वे जो है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसमें बेहतर फाइंडिंग्स उसकी थी, उसका डेटा बेहतर था, क्योंकि उसमें सर्वे लड़कों ने सही किया था, इसलिए मुझे लगता है कि उसको ज्यादा यस। तो आज की तारीख में भी आप देखिए भारत 2026 में बैठा हुआ है, 2026 का ये इंडिया है, लेकिन एक भी दलित एडिटर नहीं है हमारे पूरे हिंदी हार्टलैंड में, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम जो गोदी मीडिया कहलाता है, और टीवी पुरम में भी एक भी दलित एडिटर नहीं है। और एडिटर की बात छोड़िए, निर्णायक पदों पर भी कोई नहीं है। निर्णायक मतलब जो टॉप 5 टॉप 10 जिसको आप कह सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं कुछ लोग तो बने हैं। मैं आपको बताऊं कि इस समय पिछले 20 साल में एक भी दलित मेरी जानकारी में एडिटर नहीं बना, चाहे वो टेलीविजन में चाहे वो अखबार में। अच्छा, दूसरी बात कि ओबीसी कम्युनिटी जो 60% या 55% कही जाती है हिंदी हार्टलैंड में, उसके सिर्फ 2 एडिटर बने, 2 एडिटर जो एक्रेडिटेड एडिटर, यानी जो मान्यता प्राप्त बड़े मेन स्ट्रीम अखबारों या मेन स्ट्रीम चैनलों के 2 मेरी जानकारी में। एक एडिटर जो थे इसलिए बने थे एडिटर क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविस्ट थे, लेकिन मैंने प्रो कांग्रेस व्यक्ति थे, लेकिन उनके साथ एक था कि वो जर्नलिस्ट बहुत अच्छे थे,
ये खेलों के खेल हाँ। पत्रकार थे, तो वो ओलंपिक वगैरह भी कवर करते थे। तो एक हिंदी दैनिक के, बहुत बड़े दैनिक के, बहुत बड़े अखबार के वो एडिटर बने थे, आई थिंक 70s में। और उनके वो एक एक्सेप्शन अकेले, ही वाज फ्रॉम ओबीसी। और दूसरा जो एडिटर बना था वो इस समय आपसे बात कर रहा है, और वो पौने 2 साल के लिए, 2 साल के लिए केवल बना, ठीक है, जो एक्रेडिटेड यानी मान्यता प्राप्त पत्रकार था एडिटर के रूप में। बाकी इक्का दुक्का लोग इधर उधर बने, कोई मैनेजिंग एडिटर या वो, और लेकिन वो शायद वो एक्रेडिटेड नहीं थे। तो इस तरह का, तो ये एक वस्तु स्थिति इस देश की है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे रॉबिन जेफरी की वो किताब याद आती है जो उन्होंने इंडिया न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन लिखी थी। और ये किताब 90s में संभवतः आई थी, या हाँ ये 99 के आसपास आई रही होगी। उसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। रॉबिन जेफरी ये मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में थे संभवतः उस समय, अब सिंगापुर में भी थे। तो उन्होंने लिखा कि जिस समय मैं भारत में इस किताब को लिखने के लिए घूम रहा था, व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग इन इंडिया टू राइट दिस बुक एंड कलेक्टिंग डेटा एंड ऑल इंफॉर्मेशन, दोज डेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ए दलित। मतलब वो हमारे वाइस चांसलर, जो फॉर्मर वाइस चांसलर मेरी यूनिवर्सिटी के, के आर नारायण। तो के आर नारायण का उन्होंने जिक्र किया कि उस समय भारत का राष्ट्रपति एक दलित था, उस के आर नारायणन नाम से। लेकिन भारत में उस समय मुझे एक भी दलित पत्रकार नहीं मिला। ये बात रॉबिन जेफरी ने लिखी। ये बात भारत का कोई पत्रकार क्यों नहीं लिखा, भारत का कोई एडिटर क्यों नहीं लिखा, भारत का कोई राइटर क्यों नहीं लिखता? भारत का इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं इंडिया में, है, लेकिन कोई लिखता नहीं है बात। इसके लिए मेलबोर्न से आता है कोई लिखने के लिए, अंग्रेज, है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि आप सच्चाई को भी नहीं लिखना चाहते। और रॉबिन जेफरी ने लिख दिया, और लिख दिया तो उसने बताया कि अच्छा एक दलित पत्रकार मुझे मिला, लेकिन उनका कोई जानता नहीं था शहर में कि वो दलित है। उनका नाम था एन रविंद्रन, समथिंग लाइक दैट, रविंद्रन उनका सरनेम था। और वो जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, जो चेन्नई से अखबार निकलता था, उसके न्यूज एडिटर थे। और ही वाज इन चार्ज ऑफ द पेपर, सो ही वाज एडिटर। तो उनकी शादी हो गई। उनकी शादी जब हुई, बड़ी दिलचस्प कहानी लिखी है रॉबिन जेफरी ने। तो उनकी शादी हुई जब एडिटर थे, तो शादी में सारे लोग आए थे, लेकिन कोई ये जानता नहीं था कि ये दलित है। अच्छा। नो वन न्यू दैट ही इज ए दलित। तो उनकी शादी किसी अपर कास्ट लड़की से हो रही थी, और कोई उनको जानता नहीं था कि वो दलित है। तो उस शादी में करुणानिधि भी आए थे, उस शादी में रामचंद्रन आए थे, उसमें ये आए थे, वो आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, क्योंकि आफ्टर ऑल ही वाज ए वेरी सीनियर एडिटर, एंड नॉट ओनली ही वाज ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर, but he was also, one of the trade union leader of newspaper industry. He was president, I think. तो लोगों को पहली बार पता चला उस शादी में कि वो एक दलित है। यानी अगर पहले से मालूम होता कि दलित है तो शायद एडिटर भी न बनता। तो ये हालत अपने देश का मीडिया का है। थोड़ा हम डाइवर्ट हो गए ना अपने विषय से। नहीं, हम उसी विषय पर है सर, हम उसी विषय पर है। मैं एक मुद्दा इसमें जोड़ना चाहता हूँ। सन 2024-25 में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट का जो टाइटल था, वो टाइटल इस तरीके से था कि हु टेल्स अवर स्टोरी मैटर्स अ लॉट। ओके, आज हम मीडिया की जब हम बात करते हैं तो मीडिया में टीवी आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, और फिल्में भी आ गई। फिल्मों में हम हमेशा देखते हैं, जैसे अभी एक धड़क 2 नाम की फिल्म आई थी, उसमें एक दलित लड़के का कैरेक्टर करने के लिए भी इन्हें सिद्धांत चतुर्वेदी को ही लाना पड़ा। हीरो को काला करके, उन्होंने ऋतिक रोशन को काला करके कुमार सर जो बिहार के जो थे, उनका रोल उनसे करवाया। यानी मेरे कहने का मेरा जो सवाल है, वो सवाल का निशाना सीधा इसी बात पर है, हमें हमारी स्टोरी भी नहीं बताने दी जाती, हमारी समस्याएं भी अपर कास्ट ही बताते हैं, संपादक भी वही, विपक्ष भी वही, पक्ष भी वही। तो ये मीडिया में काम करने वाले जितने भी मीडिया कर्मी हैं, इनका चरित्र इतना जातिवादी और इतना वर्गवादी क्यों है, इतना हिंसक क्यों है? प्यार से तो बात कर लेंगे, लेकिन उनका चरित्र और उनकी जो कृति है, उनका जो बिहेवियर है, वो इतना जातिवादी और इतना वर्गवादी क्यों है? ऐसा क्यों लगता है आपको? आप बहुत ये वैलिड सवाल है, और इसको लोग इग्नोर करते हैं। हमारे जो भद्र समाज के लोग हैं बहुत इग्नोर करते हैं इस बात को। बल्कि आप उठाइए ये सवाल तो आपको कहेंगे कास्टिस्ट दिमाग आपका है, आपका ही, वो आपके ही कास्ट दिमाग को कास्टिस्ट कहेंगे। देखिए, हम टेलीविजन चैनलों पर हमने देखा है कि
पूरी सजी हुई, पूरी की पूरी पलटन बैठी हुई है? एक एंकर 7 बजे आ रहा है, एक 8 बजे आ रही है, एक 9 बजे आ रही है, एक 10 बजे आ रही है, एक सुबह 8 बजे पहुंच जाती है, एक 9 बजे, एक 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। यानी 24 घंटे में जितने एंकर आ रहे हैं, सारे एक ही सरनेम जैसे हैं। हाँ, सबके सरनेम एक जैसे हैं। और जब आप सवाल उठाइए किसी भी कास्ट इश्यू पर, जैसे मान लीजिए कोई दलित उत्पीड़न हुआ उत्तर प्रदेश में, और आप सवाल उठा दीजिए शासन पर, आप प्रशासन पर उठा दीजिए कि भाई वहां ये नहीं है, वहां ये नहीं है, वहां ये नहीं है, तो वो फौरन कहेंगे साहब SC/ST का कानून तो बना हुआ है, अबे आप क्या चाहते हैं? वो बताएंगे कि नहीं, कैसे वहां बचा लिया गया मारने वाले लोगों को जिन्होंने अटैक किया दलित पर। तो वो बोलेंगे नहीं सर, इस तरह से सोचा नहीं जाता, ऐसे क्यों सोच रहे हैं आप लोग, ये कास्ट एंगल से मत सोचिए। अब कास्ट एंगल पर सारे के सारे एंकर्स की अपॉइंटमेंट है, कास्ट ही एंगल पर सब कुछ है, लेकिन वो आपसे कहेंगे आप कास्ट एंगल मत उठाइए। और मजे की बात है कि वो ये मानते हैं कि वो योग्य लोग हैं, जबकि बिलो एवरेज आपको मिलेंगे 90% लोग, और वो हिंदी में तो खासकर, अंग्रेजी में तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक कुछ लोग मिल जाएंगे, लेकिन 90% लोग इंडियन टेलीविजन में, हिंदी चैनलों में 90% बिलो एवरेज लोग हैं। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, खुलेआम ये बात कह रहा हूं। ऐसे लोग हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की किसी राजनीति की आलोचना कर रहे हैं, तो कोई एंकर अचानक कह दे कि अरे आपको तो सोनिया गांधी जरूर राज्यसभा में भेज देंगे। ऐसे बोलने वाले लोग हैं, और वो उस समय जब बीजेपी राज में नहीं थी तब भी, मुझे अच्छी तरह याद है कुछ चीजें, कुछ कमेंट्स। जबकि आप न जाने कितनी बार राज्यसभा, कितनी बार सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर चुके होंगे, तब ये हालत है। तो इतना उनका दिमाग संकीर्ण है। जिस तरह से गांव में अभी भी एक बार बाबा साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी कि भारत के गांव दलितों और आदिवासियों के लिए या कमजोर वर्ग के लोगों के लिए नर्क है, नर्क। तो हमारे जो मीडिया है, अपने हिंदी मीडिया जो है, आप पाएंगे कि जो वहां कथित पढ़े लिखे लोग बैठाए गए हैं पत्रकार के रूप में, उनका दिमाग उन गांव में बसने वाले फ्यूडल किस्म के लोग या जो एरोगेंट कास्टिस्ट लोग हैं, बिल्कुल वही अपना माइंडसेट लेकर के शहर के टेलीविजन चैनल पर बैठे हुए हैं। अजीब बात। और आप दुनिया के दूसरे मीडिया को देख लीजिए जहां कास्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। दुनिया के उन देशों में, ये तो भारत की, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की समस्या है ना कास्ट, खासकर इंडिया की। तो आप दूसरे देशों में ये समस्या नहीं है उतनी ज्यादा। अगर मान लो अमेरिका में समस्या है, तो ब्लैक्स की और दूसरे की या हिस्पैनिक की और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां है, तो उसको लेकिन फाइट आउट करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए गए। वहां तो प्राइवेट जितने बॉडी कारपोरेट थे उस दौर में, और उसमें काम करने वाले जर्नलिस्ट थे, उन्होंने 90s के दौर में एक कमीशन बनाया था, और कमीशन ये था, कमीशन की रिकमेंडेशन ये थी कि आपको 12% कम से कम आपको यहाँ पर नियुक्तियां उन लोगों की करनी है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार होते रहे। ये अलग बात है कि अब तक जो मेरा जो डेटा कहता है कि 5.5% से ज्यादा नहीं है इस समय भी अमेरिका में। लेकिन ये जो समस्या इंडिया में है कि आखिर इतने साल में, जब मोदी जी की कैबिनेट में रामदास अठावले आ जाते हैं हर बार, या और लोग आ जाते हैं, लेकिन दलित कोई संपादक क्यों नहीं बनता चैनल में, कोई आदिवासी क्यों नहीं बनता, किसी ओबीसी को क्यों नहीं रखा जाता है निर्णायक पदों पर। अपने आप में ये बड़ी समस्या है। और आप कह दीजिए कि अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, तो कहेंगे मीडिया में भी आरक्षण, कोर्ट में भी आरक्षण, सेना में भी आरक्षण। कमाल की बात है। आप अभी हाल के वर्षों में देखिए कि बहुत सारी जगहों पर एक ही सरनेम के लोग अपॉइंट आजकल हो रहे हैं। बिल्कुल इस समय, राइट। और वो बता देंगे अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मोदी जी तो ओबीसी है। बिल्कुल सर, मुझे इसी आपने एक इंटरेस्टिंग बात कि ये जो फ्यूडल माइंडसेट जो के और वो जो घृणा है या उस तरीके के बायसेस है, वही लेकर वो मीडिया के 70 स्थानों पर बैठ गए हैं। पर मैं इसी बारे में पूछना चाहता हूँ, इसका रिफ्लेक्शन जो है वो भाषा में या किसी चीज को कैसे फ्रेम करते हैं। कोई भी जन आंदोलन, जैसे कि किसानों का आंदोलन है, या विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का आंदोलन है, या वंचितों का कोई आंदोलन है, तो उसको जिस तरीके से उस डिबेट को या उस रिपोर्टिंग को वो फ्रेम करते हैं,
उसमें उनका वो कास्ट माइंडसेट और क्लास माइंडसेट कैसे रिफ्लेक्ट होता है भाषा में या उस फ्रेमिंग। बिल्कुल, देखिए जहां तक ये इस तरह के विषयों पर जो चर्चाएं हैं, पहले तो हिंदी के चैनलों में होती ही नहीं है। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन का इशू है, एफर्मेटिव एक्शन का इशू है, दे डोंट डिस्कस एट ऑल। राइट। अगर अगर भारत की पार्लियामेंट में कोई इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो भी चर्चाओं कराने से तुरंत परहेज करते हैं। अभी हाल के कुछ महीनों पहले एक इशू आया था जो उठने के लिए मजबूर वो हो गए इसको उठाने के लिए, और वो था कि यूजीसी की गाइडलाइन आई, और यूजीसी की गाइडलाइन ये थी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में, हमारी यूनिवर्सिटीज में जो वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए प्रावधान एक है, उसी तरह का प्रावधान ओबीसी के लिए भी किया जाए। और ये जो प्रावधान था, इसकी रिकमेंडेशन जो है भारत की संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी, एजुकेशन रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने दिया था। और दिया था तो 2012 में जो एक कमेटी बनी थी यूजीसी की, सुखदेव थोरट कमेटी के रिकमेंडेशन पे, शायद उन्होंने ही फ्रेम किया था उसका वो। तो एक नया ये आ गया कि भाई इसको फ्रेम करना है नए सिरे से, तो फ्रेम करके आ गई। उसमें ओबीसी को उसने दे दिया कि ओबीसी के लिए भी होना चाहिए। अब इस पर बाबेला मच गया, ओबीसी पर क्यों होगा, दलित आदिवासी को तो है ही है, फिर ओबीसी को क्यों होगा। तो लोगों ने बताया कि भाई ओबीसी का तो रिजर्वेशन था ही नहीं यूनिवर्सिटीज में। उच्च शिक्षा में ओबीसी का रिजर्वेशन जो होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक कमीशन बनाने की बात बाबा साहब ने रिकमेंड की थी, तो वो तो बहुत बाद में ओबीसी के एरिया, क्योंकि काका कालेलकर आयोग ने काम नहीं किया ठीक से। फिर मंडल आयोग बना, मंडल आयोग ने जब रिकमेंड किया उसकी सारी 40 रिकमेंडेशन थी, केवल 1.5 रिकमेंडेशन उसको माना गया। तो अब जब ये आ गया है, और अर्जुन सिंह जब शिक्षा मंत्री थे तो ये पूरे देश में एक कानून पूरे देश के लिए बना दिया गया कि हायर एजुकेशन में भी ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा। इसका देश में भारी विरोध हुआ। 2006 में दिल्ली में काफी विरोध हुआ, डॉक्टर्स ने एम्स में किया, आईआईटीज में किया, हर जगह किया। अपर कास्ट के जो लड़के थे उन्होंने विरोध किया। और उसमें मजे की बात है कि यूपीए सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने खासकर शह दी कि हाँ विरोध करो तुम लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ, और भी कई लोगों ने दिया, मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये हाल था उस समय, बीजेपी तो खैर विरोध में थी। तो अब आप देखिए, अभी जब यूजीसी गाइडलाइन आई तो लोगों ने बताया कि ये क्यों आई है, क्योंकि पहले तो हायर एजुकेशन में था ही नहीं रिजर्वेशन। अब जब रिजर्वेशन है तो आपको एससी एसटी की तरह ये गाइडलाइन तो बनानी पड़ेगी, सो दैट कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो अपॉइंटमेंट में या एडमिशन में न हो, और अगर हो तो उसको आप उसका रिड्रेसल कीजिए। तो लेकिन पूरे के पूरे जितने डिस्कशन होते थे उसमें दलित आदिवासी ओबीसी पत्रकार ही नहीं है उनके लिए कोई, और जो बाहर है उनको पत्रकार ही नहीं मानते, चाहे वो जितने पढ़े लिखे हों। तो ले देकर उनको इक्का दुक्का जो लोग मिलते थे उनसे वो डिस्कशन कराते थे। लेकिन पैनल में 5 लोग बैठे हैं तो पांचों पता चला कि एक ही कम्युनिटी के हैं या एक ही वर्ण के हैं, और यूजीसी गाइडलाइन पर वो भाषण दे रहे हैं, सभी विरोध कर रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई मीन कितनी शर्मनाक बात है कि डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटी में ओबीसी के खिलाफ हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं होना, होते रहना देना चाहिए, इसको रोकने की जरूरत नहीं है। अरे भाई गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में एक प्रावधान है, वो कोई आपको नौकरी थोड़े वो दे रहा है, कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन न हो, इसके लिए वो गाइडलाइन है। बट यू आर सेइंग कि नो नो ये नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली दिल्ली में आरएसएस ने इंस्पायर किया अपने लोगों को, इंस्टिगेट किया, यहाँ एजिटेशन हुआ, और उस एजिटेशन का जो परिणाम निकला, नतीजा निकला कि मामला कोर्ट में चला गया। और कोर्ट में जब मामला चला गया तो कोर्ट भारत में एफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ कभी नहीं रहती है। कभी इस देश में कानूनी स्तर पर कभी कोई इकोनॉमिक या सोशल रिफॉर्म नहीं किया गया आज तक मेजर। ये हिस्ट्री है हमारे देश में कोर्ट का, न्यायपालिका का भारत में इतिहास बताता है कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस कभी नहीं हुआ। उसके जरिए हमेशा पॉलिटिकल रास्ते से हुआ, हमेशा पार्लियामेंट के रास्ते से हुआ या संघर्ष के रास्ते से हुआ। इस बार भी यूजीसी गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया गया कि इसकी सुनवाई बाद में होगी, आज तक नहीं हो रही है। 1 महीने का रास्ता शायद या 2 महीने का टाइम दिया गया था, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। अब आप सोच सकते हैं। बट
but no television channel is asking question to सुप्रीम कोर्ट कि भाई आज तक क्या हुआ उसका। जी जी जी, मीडिया बहुत सिलेक्टिव तरीके से बिहेव करती है। सवाल पूछने के मामले में भी उनके हित में जो बातें होती है वही सवाल वो पूछना प्रेफर करते हैं हमेशा। उर्मिलेश सर, ये इस सारी चर्चा के बाद एक अभी का जो कंटेम्पररी इशू है, उस इशू पे आपसे बात करनी है, आपकी राय जाननी है, आपके व्यूज, आपके जो अप्रोच है उस चीज को देखने का आपका नजरिया है, वो हम जानना चाहते हैं। और वो चीज है जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में जेन जी और उनके साथ आए हुए सारे आंदोलनकारियों ने मीडिया और मीडिया के जो गोदी मीडिया या आप टीवी पुरम वाले जो अपने टर्मिनोलॉजी यूज की है, उन सारे पत्रकारों की जमकर धुनाई की है, कुटाई नहीं कहूंगा, लेकिन ढिलाई तो जरूर उनकी की है। उनको उनकी जगह बता दी। बहुत सारे पत्रकारों को उनके पॉकेट में 1-1 रुपया डाला गया और ये भी कहा 40 पैसे होते तो वो हम डालते, 1 रुपया बहुत ज्यादा है। यानी लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। और इस सारी जद्दोजहद में जो कुछ ईमानदार पत्रकार थे वो भी पिसे गए, वो भी इसमें उनकी भी इसमें धुलाई हो गई। आप इस सारी चीजों को किस नजरिए से देखते हो? देखिए, पहली चीज तो मैं जैन जी जो कह रहे हैं ना आप, जनरेशन जी, तो जनरेशन जी को मैं तो बहुत ही पहले मैं ज्यादा नहीं जानता था, और मैं इन लोगों के साथ मेरे डायलॉग भी कम ही हैं। ज्यादातर मैं जवान लोगों से बात करता हूँ, बुजुर्ग लोगों से बात करता हूँ, इन लोगों से कम मिलता है। मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो जैन जी से वाकिफ मैं ठीक से नहीं था, ये बात सही है। लेकिन आई एम सो हैप्पी विद देम। वे सुपर मॉडर्न है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आई एम वेरी हैप्पी कि अगर वो अपर कास्ट है, चाहे वो खत्री है, चाहे वो छत्री है, चाहे जिस कम्युनिटी का भी है, इसी एजुटेशन में वो आए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सेक्टेरियनिज्म जो हमारे समाज में इनहेरेंट है, जिसको गांव के बारे में जो कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि ये नरक है, अच्छी बात है कि हमारा जैन जी नरक से नहीं आया है। हमारा जैन जी जो है शहर का है, और शहर में उसने स्ट्रगल किया है, उसके माता पिता ने स्ट्रगल किया है, तो शायद उनको बिल्कुल नहीं। तो दलित कम्युनिटी का एक लड़का, एक मुस्लिम कम्युनिटी का लड़का, एक अपर कास्ट का लड़का, एक ओबीसी का लड़का, एक ही साथ मिलकर एक ही थाली में खा रहा है जंतर मंतर पर, हमने देखा है। और एक आया है, एक सब्जी लेकर आया, एक रोटी, एक पराठा, सब बांट के खा रहे हैं। आई मीन, ये तो बहुत परेशानी की बात है उन लोगों के लिए, बहुत परेशानी की बात है, सच में सच में। आप रोटी बेटी मुसलमान के साथ खाएंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम कैसे होगा भाई? तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस जनरेशन, न्यू जनरेशन, चाहे वो जिस कम्युनिटीज में हो, जिस प्रदेश में हो। और ये जो घटना है जंतर मंतर की, वो मंत्री इस्तीफा दिया, वो ठीक है, बहुत शानदार काम हुआ, क्योंकि एक सिंबल था मामला, एक उसको आप नहीं निकाल सकते कि नहीं एक इंडिविजुअल से क्या होगा। लेकिन जो कम्युनिटी यूनिटी, जो कम्युनिटी के बीच में जो यूनिटी बनी है, इवॉल्व हुई है, उसने एक मॉडल पेश किया है हमारे समाज के लिए और हमारे मीडिया के लिए, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए, सबके लिए, कि देखिए ऐसा भारत है और ऐसा भारत बन सकता है। लेकिन गांव में आज भी जाइए तो वो भारत आपको नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कहाँ? जहां ट्रेड यूनियंस हैं और जहां ट्रेड यूनियंस अच्छी हैं। ऐसी भी ट्रेड यूनियंस हैं जहां 2 मेस चलते हैं। पुलिस लाइन ऐसी है। मैं जब नवभारत टाइम्स में काम करता था, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार में, तो मैं डिप्टी चीफ रिपोर्टर जब था अपने अखबार का, तो हमारे एक रिपोर्टर ने एक स्टोरी लाई और कहा कि पुलिस लाइन की स्टोरी है। मैंने कहा कहाँ के पुलिस लाइन की? तो कहा इस जिले की। मैंने कहा क्या मामला है? कहा सर 3 मेस चलते हैं। तो मैंने कहा किस किस का? कहा एक तो ब्राह्मण का चलता है अलग, और इसके बाद अपर कास्ट में दूसरी जो कम्युनिटीज है उनका एक जगह चलता है, फिर ओबीसी का एक चलता है। तो मैंने कहा दलित का? तो कहा कोई मेस नहीं चलता। तो आप सोचिए कि पुलिस विभाग का यह हाल रहा उस समय। मैं नहीं जानता कि आज क्या स्थिति है, लेकिन एक मेस नहीं थी। कम से कम इससे तो अच्छा हमारा यूनिवर्सिटी थी, हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहां मैं शुरू में पढ़ता था, कि वहां मेस में सब एक साथ खाते थे, चाहे दलित हो चाहे अपर कास्ट हो। और उस समय रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ था ओबीसी का, तब की बात मैं बता रहा हूँ। ये 90 से बहुत पहले की बात है। जेएनयू में कभी किसी ने नहीं देखा। जेएनयू में दलित, ट्राइबल, आदिवासी, ओबीसी, ब्राह्मण, सारा सब लोग एक साथ खाते थे। क्यों? क्योंकि जेएनयू एक नई कल्चर बिल्ड कर रहा था, वेदर यू लाइक इट और नॉट, जो आज भी
है और जिसलिए नफरत है बहुत सारे लोगों को जेएनयू से। तो मैं केवल एक ही रास्ता नहीं है ये यूनिटी का या एक ह्यूमन वैल्यूज को स्टेब्लिश करने का। देयर आर मेनी सो मेरा एक रास्ता हो सकता है, एक आपका रास्ता हो सकता है, लेकिन एक ये जेएनजी का रास्ता है कि ये सुपर जो मॉडर्न लड़के हैं जो अपनी शादी के लिए ये नहीं पता करते कि तुम्हारी बिरादरी क्या है, ये देखते हैं कि कितना अच्छा है, मेरे लायक है कि नहीं है, मैं उसके लायक हूँ कि नहीं हूँ, दोनों की पटेगी कि नहीं पटेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर में अपनी माँ के साथ मुझे बांध दे और कहे कि खाना भी बनाओ और इसके बाद इसका पैर भी दबाओ और इसका तेल भी लगाओ सर में माँ का और हर चीज मैंने लायक जाए। बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस तरह की बात पूछती हैं अपने होने वाले पति से कि भाई हम बंधेंगे नहीं, हमारा तुम भी नौकरी करते हो, हम भी नौकरी करते हैं, तो हम दोनों को हमारी डिग्निटी दोनों की वो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जेनजी पर हम यकीन कर सकते हैं और जेनजी से इसीलिए परेशान है आरएसएस बीजेपी। ये तो उनका मानते ही नहीं, उनकी बात को, हिंदुत्व को मानते ही नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो समानता ही नहीं है। सर एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हम यूट्यूब के स्पेस में तीनों काम करते हैं और डिजिटल मीडिया का हमने चेहरा बदलते हुए देखना है पिछले कई सालों से। वो पहले जो शुरुआत थी तब तो वो मेन स्ट्रीम से परेशान लोगों की स्पेस इस तरीके से उसका एक बर्ताव था या उसका एक फ्रीडम था, उसकी एक आजादी थी। लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि जो मेन स्ट्रीम से बस किसी पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से जो निकले हैं वहां से मेन स्ट्रीम से, वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर इसका मेन स्ट्रीम में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। मतलब उनकी भाषा, उनके सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन, ये सारा बहुत मेन स्ट्रीम से मिलता जुलता है। कई पत्रकार होते हैं वो एक पार्टी की लाइन लेते हैं, कई पत्रकार होते हैं वो दूसरे पार्टी की लाइन लेते हैं। कुछ पत्रकारों को सुनो तो ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में मोदी जी का सरकार गिरने वाला है, बस कल परसों इस्तीफा देके कांग्रेस की सरकार आने वाली है। इस तरीके से एक बाय पार्टीजन एक खिंचाव तैयार हो चुका है यूट्यूब की स्पेस में। तो आप इस बिहेवियर को कैसे देखते हैं कि ये जो पैरेलल सांस लेने की जगह थी जहां पर खुली तरीके से सांस ले सकते थे आप, उसमें भी अब इस तरीके का जो एक पार्टीजन पॉलिटिक्स का एक खिंचाव तनाव तैयार हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं इस स्पेस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज द मीडिया इज कंसर्न। देखिए सच ये है कि हम जैसे लोग बहुत माइनॉरिटी में है बुरी तरह, कि जो जर्नलिज्म हम प्रिंट में कर रहे थे या जो राज्यसभा टीवी में करने की कोशिश कर रहे थे, कराने की कोशिश कर रहे थे, हम अपने यूट्यूब पर वही काम करते हैं। तो इसीलिए हमको बीजेपी तो नापसंद करती ही है, बीजेपी के समर्थक नापसंद तो करते ही हैं, कांग्रेस वाले भी नाखुश रहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी वाले नाखुश रहते हैं, आरजेडी वाले भी नाखुश रहते हैं, सीपीएम वाले भी नाखुश हो जाते हैं, कई बार सीपीआई वाले भी नाखुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें जो सही लगता है, यहां तक कि हम अम्बेडकर राइट्स भी कही। अब एक दिन हमने कुछ बोला, महाराष्ट्र के कुछ अम्बेडकर राइट्स जो अभी मोदी सरकार में बड़े हाई पदों पर हैं, महत्वपूर्ण है, कोई बात कही तो उससे हमें पटना से फोन आया कि अरे उनकी आलोचना क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसा भी है। तो आपका ये सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि निजी कारणों से और या कभी कभी वैचारिक कारणों से भी मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर आए, खासकर टेलीविजन से, उनकी बात कर रहा हूं, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर आकर पैरेलल मीडिया उन्होंने ज्वाइन किया। अब इसको पैरेलल मीडिया कहिए या जो भी कहिए, लेकिन हम तो पैरेलल मीडिया ही कहेंगे कि एक वैकल्पिक मीडिया है। तो इसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर वो काम कर रहे हैं। हमारी तरह नहीं कि एक आदमी खड़ा होकर के बोल रहा है और फिर रिकॉर्ड हो गया, फिर इसके बाद पब्लिश कर दिया। उनके पास बकायदे लोग हैं, बकायदे they are working, they have invested also। So हमारी तरह विपन्न नहीं है। तो इसके बाद क्या है कि अब वो क्या कर रहे हैं कि वो उन्होंने एक मॉडल बना लिया है। मॉडल ये है कि हम डेली मोदी सरकार पर बनाएंगे 5 प्रोग्राम, तो पांचों में एक ही तरह का रहेगा कि मोदी सरकार जा रही है, जाएगी ही, खत्म हो जाएगी। और फिर वो ये भी बता देंगे, जैसा आपने कहा, कि बस आ जाएगी सरकार कांग्रेस की। तो इस तरह की बात करेंगे, हास्यास्पद है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2-3 चैनल है, अब जैसे 1-2-3 ऐसे चैनल हैं हिंदी में जो पिछले 6 साल से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब आएंगे, नीतीश कुमार के आते ही सरकार चली जाएगी, नीतीश कुमार अब अपोजिशन के साथ आएंगे।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, ये जब हुआ थे, और इसके बाद फिर वो लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और वो उसके गॉडफादर रहेंगे, कि न जाने क्या क्या। अच्छा, जिन लोगों ने बिहार देखा नहीं वे लोग ऐसा कह रहे, वो जिन लोगों ने बिहार की राजनीति को जाना नहीं, वो कई साल तक लगातार कहते रहे कि नीतीश कुमार क्रांति करने वाले हैं और उनका देखा देखी टीडीपी भी कर देगा, और टीडीपी कर देगा, नीतीश कर देंगे तो मोदी सरकार कहां रहेगी। दोनों के कारण ही सरकार बनी है। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि भाई, मैं टीडीपी के चीफ को भी जानता हूं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से मैं जानता हूं, जब वो संयोजक थे यहाँ फ्रंट के तब भी जानता हूं। अब मैं क्या क्या बताऊं उनके बारे में कि मैं उत्तर भारतीय पत्रकार हूं, लेकिन उनको मैं निजी तौर पे बहुत अच्छे से जानता हूं। नीतीश कुमार जी जहां राजनीति करते थे वहां मैं जर्नलिस्ट के तौर पे शुरुआत मैंने की ठीक ठाक ढंग से, दिल्ली से शुरुआत की, लेकिन मैं पटना ट्रांसफर कर हो गया था। तो इतने अच्छे से नजदीक से जानते हैं कि कौन कहाँ आज पहुंचा है, उसके अंदर जो हृदयांतरण हुआ है, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं ना आप लोग अंग्रेजी में, तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं लोगों में, उस चेंजेस में कौन क्या बना है, क्या बिगड़ा है। लेकिन यहाँ यूट्यूब पर ऐसी कहानियां दी गई पिछले 4-5 सालों से कि मैं तो देख के दंग रह गया। हमसे लोग कहते थे आप बिहार से आते हैं, अब वो लोग कई लोग जानते हैं कि मैं यूपी के बजाय बिहार का हूँ, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो बोलते अरे आप तो कर सकते थे, आपने ये स्टोरी क्यों मिस कर दी। मैंने कहा हाँ मिस कर दी, क्योंकि मेरे को क्या कहूं मैं उनको। तो इस तरह की बात करते हैं लोग। तो जब आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहते, जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जब आपके पास फैक्ट्स नहीं है, जब आप वहां भी झूठ बोला जा रहा है एक तरफ, आप इधर से झूठ बोल रहे हो। मकसद जर्नलिज्म नहीं है, मकसद पैसा कमाना है, मकसद बेचना है अपने कंटेंट को। व्यूअर्स जो आपके हैं उनको बताना है कि यू आर मोर रेडिकल देन उर्मिलेश, यू आर मोर रेडिकल देन प्रथमेश पाटिल, वैभव से ज्यादा आप तीखा बोलते हैं। अरे वो तो हिला देता है, बोलता है तो हिंदी में ऐसे बोलते हैं, अरे भाई वो बोलता है तो हिला देता है, तो मतलब ये धरती हिलने लगती है। तो भाई धरती को हिलाने से तो नहीं होगा ना। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है जो जर्नलिज्म में आज दिखाई दे रही है। तो इसलिए फैक्ट्स जो है उनकी हत्या हो रही है, और जो ट्रुथ है उनकी हत्या हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी इस जंगल के बावजूद जो जो असत्य का जो बढ़ता जंगल है, या झूठ का जो बढ़ता हुआ दलदल है, इसके बावजूद कुछ बहुत मामूली संख्या वाले पत्रकार अभी भी हैं, मैं समझता हूँ, कि जो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी पत्रकारिता की जा सके, लेकिन वो मुश्किल में है, ये भी मैं बता दूं। हाँ, उर्मिलेश सर, ये 4 सवाल हमने आपसे पूछे और चारों सवालों के जवाब मतलब किसी लेक्चर में हम जिस एक एमिनेंट प्रोफेसर का लेक्चर जब सुनते हैं और उस लेक्चरर से हमें जो भी कुछ प्राप्त होता है, उसी तरीके से ये आज का हमारा डिस्कशन हुआ है। ये डिस्कशन को खत्म करने से पहले मैं आपसे बस एक चीज जानना चाहता हूँ, और वो चीज ये है जो मैंने आपसे दूसरा सवाल भी पूछा था कि ये जो कृति और बिहेवियर जो होता है ना, जो एक मेन स्ट्रीम के अपर कास्ट पत्रकारों का, ये क्यों होता है? ये बस इसका एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिए। जातिवादी और वर्गवादी जो चलन है इन पत्रकारों का, अपर कास्ट पत्रकारों का, ये चलन इस तरीके से क्यों होता है? हाँ, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, बहुत शानदार एक्सेप्शंस हैं। मैं आपको बता दूं कि जब ये मिस्टर रॉबिन जेफरी जब ये काम कर रहे थे कास्ट इन इंडिया, और मैंने जर्नलिज्म में कास्ट कैसे वर्क कर रहा है, कास्टिज्म, तो उस समय बीएन उनियाल नाम के एक जर्नलिस्ट थे, और वो पायनियर अखबार में काम करते थे। तो पायनियर जी, तो उनसे किसी ये रॉबिन जेफरी से पहले की बात है, उनके भारत आने से पहले। तो उनसे किसी विदेशी पत्रकार ने पूछा कि भाई आपके यहाँ ये जो नई पार्टी आई है कांशीराम की, इस कांशीराम की पार्टी के बारे में मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, मुझे अमेरिका या लंदन का वो अखबार था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये एग्जैक्ट घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है, बीएन उनियाल ने इस पर लिखा है, आप गूगल पे जाइएगा तुरंत मिल जाएगा। तो बीएन उनियाल से उसने पूछा कि यू आर ब्यूरो चीफ हियर और न्यूज एडिटर व्हाटएवर में, तो आप जो है बताइए हमको कि ये क्या पहलू है कि ये जातियों का जो प्रश्न है मीडिया में, ये क्यों नहीं उठाते हैं वहां पे लोग, कि और भी जातियों के लोग हों।
अब वहां पे इतना बड़ा नेता आ गया दलित कम्युनिटी का, लेकिन कोई दलित पत्रकार ही नहीं है। तो यूपी में पत्रकार कितने हैं टोटल, या दिल्ली में कितने हैं, मैं जानना चाहता हूँ, उसमें दलित कितने हैं? तो बीएन उनियाल ने कहा कि अरे मैं तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं, मैं दिल्ली में इतने सालों से पत्रकार हूँ। आपने मुझसे सवाल पूछ दिया। अच्छा, सवाल जिसने पूछा था वो भारत विश्व के किसी बड़े अखबार का ब्यूरो चीफ था दिल्ली में। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे 5 दिन का समय दीजिए, मैं इंडियन पीआईबी से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से सारी लिस्ट मंगाता हूँ अब पत्रकारों की, और उसको देखता हूँ कि इसमें कौन है। तो उन्होंने देखना शुरू किया। तो साउथ के हो सकता है दलित और ओबीसी कुछ पत्रकार मिल भी गए हों, लेकिन वो सरनेम से पता नहीं चलता ना साउथ का। और नॉर्थ से उन्होंने जब खोजा तो पता ही नहीं चला एक भी। तो उन्होंने उनको रिपोर्ट किया कि सर हमने देख लिया है, इंडिया में नॉर्थ में तो कोई नहीं मिला, साउथ में हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सरनेम में पता नहीं चलता है कि दलित कौन है, ओबीसी कौन है। तो साउथ वाला है। तो ये बात उसने की। तो बीएन उनियाल रोट ए वंडरफुल पीस इन सपोर्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन मीडिया, एफर्मेटिव एक्शन मीडिया में होना चाहिए। एंड बीएन उनियाल वाज अपर कास्ट, आई थिंक ही इज फ्रॉम, ही वाज हिमाचली ब्राह्मण, आई थिंक। हाँ, तो ऐसा नहीं कि अपर कास्ट में लोग नहीं है जो नहीं सोचते, अच्छे लोग हैं, लेकिन दुखद यह है कि बहुत सारे तरक्की पसंद अपने को कहने वाले लोग इस तरह के डिस्कोर्स को फिजूल मानते हैं। वो मानते हैं ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमने कई बार अपने लेफ्टिस्ट मित्रों से भी कहा कि आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा। नहीं नहीं नहीं, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स है। आई मीन, अरे भाई, बीएन उनियाल एक ब्राह्मण कम्युनिटी के होकर, एक प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल होकर के अगर वो उठा सकते हैं, तो जो लेफ्ट अपने को कहने वाले लोग हैं वो क्यों नहीं उठाते? अच्छी बात है कि अभी जो नया लेफ्ट आया है वो उठा रहा है। आई मीन, जैसे सीपीआईएमएल के जो लीडर्स हैं इस समय बिहार में, उनके जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, जैसे दीपांकर भट्टाचार्य, ही इज रेजिंग ऑल दिस क्वेश्चन। ये जो लड़की जो नेहा वोरा, जो अभी एक स्टार के रूप में पूरे, ये सब लोग उठा रहे हैं इन सवालों को, और इसीलिए पॉपुलर भी हो रहे हैं हिंदी हार्टलैंड में। लेकिन जो ट्रेडिशनल लेफ्ट रहा है वो इन चीजों को उठाने में एक परहेज करता रहा है, इतना दिमाग उनका कुंद रहा है इस मामले में। आई डोंट नो व्हाई, बट केरला में उनका ऐसा बिल्कुल अप्रोच नहीं है। वहां ये सवाल उठते रहे हैं। केरला वाज द फर्स्ट स्टेट जहां सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि कास्ट सेंसस इस देश में सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार ने कराया। वो अलग बात है कि कराने का कोई घाटा या फायदा नहीं हुआ, बस कागज बन गया, तैयार हो गया। बट फर्स्ट गवर्नमेंट विच कंडक्टेड ए सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कास्ट आल्सो, इंडिविजुअल का कास्ट क्या है ये भी उसमें दर्ज हुआ। ये केरल की सरकार है। इसको केरल के लेफ्टिस्ट, सॉरी, इंडियन जो लेफ्टिस्ट है वो प्रोपेगेट पता नहीं क्यों नहीं करते हैं इस बात को। वो सरकार ईएमएस नंबूदिरीपाद की सरकार थी, और ये 1968 के आसपास हुआ था। अच्छा। और उसका उस सर्वे के आधार पर जो लैंड क्वेश्चन था उसको काफी हद तक हल करने में मदद मिली थी, और जो अन्य बेनिफिट्स देने हैं लोगों को। तो आप इस बात को डिस्कस करना चाहिए अपने देश में। दुर्भाग्य है। दूसरी क्या है, मैं बिल्कुल आखिरी बात, कि कास्ट को जैसे ही आप डिस्कस करना शुरू करते हैं लोग समझते हैं कि आप कास्टिस्ट हैं। जबकि हम जैसे लोग कैसे बताएं अपना, क्या हम छाती खोल के बताएं, फाड़ कर बताएं कि हम जिस कास्ट में पैदा हुए उस कास्ट में मेरा कोई अपने स्टूडेंट लाइफ का दोस्त एक भी नहीं है। उसकी वजह है कि मैं जब पढ़ता था यूनिवर्सिटीज में तो मेरी कम्युनिटी का कोई आदमी यूनिवर्सिटी में नहीं था, बहुत कम थे, इक्का दुक्का थे। तो दोस्त कैसे बनेंगे जब कोई है ही नहीं है? तो हमारे सारे दोस्त जो बने वो आमतौर पे अपर कास्ट थे। सही बात। और बहुत ही अच्छे दोस्त बने। आज भी मेरे उनमें अनेक दोस्त हैं, उन्हीं के साथ जीना, उन्हीं के साथ मरना। लेकिन जैसे ही आप सवाल उठाते हैं बोलते हैं अरे आप तो कास्टिस्ट है। सही बात है सर, सही बात है। तो सर, ये बहुत ही बढ़िया चर्चा रही, और इस चर्चा का समापन इतने सारे और भारी मुद्दों के साथ हुआ, भारी जवाबों के साथ हुआ। हम चाहेंगे कि उर्मिलेश सर के साथ और एक बार चर्चा हो, और एक नया मुद्दा आना चाहिए मीडिया में, आरक्षण का, मीडिया में सोशल जस्टिस का। जिस तरीके से जातिगत जनगणना हुई केरला में, बिहार में, हम चाहते हैं कि मीडिया में भी अभी एक जनगणना हो, पत्रकार गणना हो, कि किस जाति को
और किस लिंग को कितना वहां पे प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और आगे मिलना चाहिए। उर्मिलेश सर और प्रथमेश, मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सारे दर्शकों को कहता हूं, सारे दर्शकों को आह्वान करता हूं कि हमारा ये नया जो प्रयोग है, आपको किस तरीके से आपने इसको देखा है, आपको ये कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा और बाकी की सारी चीजें प्रथमेश आपसे कहेंगे। माध्यमांबद्दल चर्चा करत असताना या प्रकारच्या नजरेतूनही माध्यमं बघता येतात हे आपण विसरता कामा नये. खूप महत्वाची चर्चा केली त्याबद्दल उर्मिला सरांचे आभार, वैभवचे पण आभार. आणि जसा मी नेहमी म्हणत असतो, वैभव छाया टॉक्स इंडी आणि उर्मिलेश सरांचं उर्मिलेश संवाद या नावाने युट्यूब चॅनल आहे, त्याला जाऊन सबस्क्राईब करा. उर्मिलेश ऑफिशियल उर्मिलेश ऑफिशियल या नावाने त्यांचं चॅनल आहे, त्याला जाऊन सबस्क्राईब करा. सर पण खूप चांगल्या चर्चा आणि कार्यक्रम करत असतात, लाईव्ह करत असतात. सो तुम्ही त्याला सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ कसा वाटला याच्याबद्दल कमेंट्स करा, लाईक करा, हा व्हिडिओ शेअर करा आणि आम्हाला सुद्धा सबस्क्राईब करा. पाहत राहा इंडी जर्नल, उर्मिलेश ऑफिशियल आणि वैभव छाया टॉक्स हे तिन्ही चॅनल बघत